हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर में हम लोग करते हैं 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू हैं जो हमें करना है, और इनको करने के बाद आप अपना स्कोर थोड़ा गला खराब है आज, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ये पांचों एमसीक्यू करने के बाद जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है उसका नोट्स आप जरूर बनाइए, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेल्थ टैक्सेशन। वेल्थ टैक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में बहुत अच्छे से आ सकता है, बट वेल्थ टैक्सेशन इलेक्शन के पहले से, जनरल इलेक्शन के पहले से बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में हम समझते हैं, थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। स्विट्जरलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ वेल्थ टैक्स बिगिनिंग इन बेसल सिटी इन 1840। 1840 में, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, ऑब्वियसली हम बहुत एंशिएंट टाइम और ऐसे टाइम पे नहीं जा रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड पहला कंट्री था जिसने वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया। इंडिया इंप्लीमेंटेड वेल्थ टैक्सेशन इन 1957 बट एबॉलिश्ड इट इन 2015-16। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बाय 2017 ओनली फॉर ओईसीडी, जो पुरानी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारी ओईसीडी का पार्ट है, तो ओईसीडी में सिर्फ 4 कंट्री ऐसी हैं जो वेल्थ टैक्स को इंपोज किए हुए हैं। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या आपको पता है इंडिया में भी वेल्थ टैक्स था? वेल्थ टैक्स मतलब कि जैसे आपके पास 50 करोड़ का संपत्ति है ना, लैंड है, लैंड के अलावा क्या है आपके पास, घर है, घर के अलावा बहुत सारे फ्लैट्स हैं आपके पास, है ना, गाड़ियां हैं आपके पास, इंडस्ट्री है, शेयर है, वो सब कुछ मिला के क्या काउंट होगा? वेल्थ। बट साथ में आपका 10 करोड़ का लोन भी है, तो लोन को माइनस कर दिया जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? वेल्थ। तो वेल्थ के ऊपर जो टैक्स है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वेल्थ टैक्स। अगर किसी के पास 2 लाख की वेल्थ है, बहुत कम वेल्थ के ऊपर जनरली वेल्थ टैक्स नहीं लगाया जाता है। वेल्थ टैक्स जनरली ज्यादा वेल्थियर लोगों पे लगाया जाता है, इसलिए ये कैसा टैक्स हो जाता है? डायरेक्ट टैक्स हो जाता है, और साथ में प्रोग्रेसिव टैक्स हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप बताओ कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड ने इसको स्टार्ट किया था, नेदरलैंड ने बाद में इसको अडॉप्ट किया है, इंडिया ने भी 1957 में इंप्लीमेंट कर किया था वेल्थ टैक्स को, जिसको बाद में 2015 में एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और यह भी चीज सही है कि ओईसीडी कंट्रीज जो हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती है, इंडस्ट्रियल कंट्रीज मानी जाती हैं, वहां भी वेल्थ टैक्स रिड्यूस होकर सिर्फ 4 कंट्रीज में ही रह गया है। तो तीनों स्टेटमेंट जो थे इस वेल्थ टैक्स से रिलेटेड सही थे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statement about the 16th BRICS summit is are correct? ब्रिक्स में कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज थे, स्टार्टिंग 4 से हुआ, फिर 5 हुए, अभी कुछ कंट्रीज और ब्रिक्स में ऐड हो गए हैं। पहले हम 5 कंट्रीज की बात कर लें। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। इसके अलावा जो और कंट्रीज ब्रिक्स में ऐड हुए हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। 16th BRICS summit was hosted by Russia in Kazan, one of the country's largest city. बिल्कुल सही है। Central theme of the summit was the members' disillusionment with Western-led global governance. Western-led, वेस्ट जो है, यूरोपियन कंट्रीज जो ग्लोबल गवर्नेंस को लीड कर रही हैं, उसके साथ डिसइल्यूजनमेंट है, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक स्फीयर। ये इसका सेंट्रल थीम था। देखिए लॉजिकल तो लग रहा है, बट पता होगा तभी मार्क करिएगा। 15th ब्रिक्स समिट, अभी 16th हुआ था। 15th ब्रिक्स समिट जब लास्ट ईयर हुआ था, वहां पे 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था कि आइए और ब्रिक्स को ज्वाइन करिए, जिसमें ईरान था, यूएई था, सऊदी अरेबिया था, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया। तो क्या इन लोगों ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया है वो बताइए, है ना, कितनी कंट्रीज ने ज्वाइन किया और नहीं। ये तो बिल्कुल सही था कि इनको इन्विटेशन दिया गया था। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्वियस बात है, ब्रिक्स जो है अभी इसका 16 समिट हमें देखने के लिए मिल रहा है, और 2023 में जब 15th ब्रिक्स समिट हुआ था तो 6 एडिशनल कंट्री को इनविटेशन भेजा गया था। ब्रिक्स के बारे में डिटेल हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार ये न्यूज में आते रहता है। बस इस साल वाला ब्रिक्स समिट किस पे फोकस कर रहा है? कजान पे, रशिया में। सेंट्रल एजेंडा क्या था? डिसइल्यूजनमेंट विद वेस्टर्न लेड गवर्नेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए इस साल का ब्रिक्स समिट का एजेंडा। वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना है, यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना है, जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, जिसको स्विफ्ट सिस्टम कहते हैं, उस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करना है, क्योंकि रशिया को बाहर किया हुआ है। ठीक है, ऑटोनॉमी लेके आना है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, खासकर वेस्ट कंट्री को अलग छांट के बाकी कंट्रीज का।
ये सारा काम ब्रिक्स करने की कोशिश कर रही है। अगेन ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अफ्रीकन वाइल्ड कैट। अफ्रीकन वाइल्ड कैट न्यूज में इसलिए सोचो, इंडिया से बांग्लादेश स्मगल किया जा रहा है ना, बांग्लादेश बॉर्डर पे इसको बीएसएफ ने पकड़ा कि भाई देखो अफ्रीकन वाइल्ड कैट को इधर स्मगल किया जा रहा है। African wild cat is a medium-sized wild cat with a tawny coat, black spot, stripes and can leap up to 3 meter vertically. ठीक है, पता होगा तो पता होगा। It is commonly found in arid region, arid and dense forest, जहां फॉरेस्ट बहुत dense है, across sub-Saharan Africa। तो ये dense forest में नहीं पाए जाते हैं, डेंसिटी जहां पे कम है वहां पे पाए जाते हैं। सब सारन अफ्रीका तो ठीक है, बट डेंस फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट हमें पता है तो डी सी बी कट जाएगा, सिर्फ 1 3 4 बचेगा जो कि ए है। बट लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इट प्रीफर्स हैबिटेट सच एज सवाना, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड एंड इट्स सॉलिटरी, अकेले रहता है, नॉकटर्नल है, ठीक है, कार्निवोरस है, मीट खाता है, हंटिंग स्मॉल मैमल्स। तो ये चारों स्टेटमेंट पढ़ो, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है तो भी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है आपस में कंफ्लिक्ट में। सेकंड स्टेटमेंट में डेंस फॉरेस्ट की बात हो रही है, फोर्थ स्टेटमेंट में ग्रासलैंड की बात हो रही है। अगर ग्रासलैंड है तो डेंस फॉरेस्ट होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। तो जहां भी और ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बहुत सारे क्वेश्चनों में मिलता है, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर होंगे इनफैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में, जहां आपको ऐसे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेंगे और आप उसका बेनिफिट लेके डायरेक्ट कहां तक पहुंच सकते हो, आंसर तक। इसमें आंसर क्या होगा, ए दैट इज 1 3 4। देखो ऐसा आपको कैट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आईयूसीएन स्टेटस इसका जानना जरूरी है, जो कि लीस्ट कंसर्न। आईयूसीएन स्टेटस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एनिमल का, जिसको जानना हमारे लिए क्या हो जाता है, जरूरी। क्वेश्चन नंबर 4, मत्स्य सेवा केंद्र। मत्स्य सेवा केंद्र में क्या मछलियों की सेवा की जाती है क्या? ऐसा नहीं है ना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत फिशरीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना था, उसमें मत्स्य सेवा केंद्र खुले हुए हैं उसके अंदर, जहां पे जो भी अपने फार्मर्स हैं, फिशरीज के फार्मर्स है ना, मछुआरे भाई लोग हैं, फिशरमैन है, वो जा सकते हैं और जाके वहां पे ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारा काम वहां पे किया जा सकता है। MKS यार वन स्टॉप सेंटर एस्टैब्लिश अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू सपोर्ट फिशर्स एंड फिश फार्मर, करेक्ट। MKS आर डिजाइन टू फोकस एक्सक्लूसिवली, देखो ऐसे वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। क्यों कमर्शियल फार्मिंग पे है, क्यों एक्सक्लूसिवली, विदाउट एड्रेसिंग सस्टेनेबिलिटी। ऐसा कौन, ऐसा तुम IAS बनने के बाद ऐसी पॉलिसी बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, गलत है, इनकरेक्ट पूछा है तो सेकंड ओनली आंसर हो जाएगा। इस पे भी ध्यान लगा के रखना होता है ना। अभी टेस्ट सीरीज हो रहा था, एक स्टूडेंट दिखा रहा है सर ये आंसर, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। मैंने बोला बेटा ध्यान से देखो, यहाँ इनकरेक्ट लिखा हुआ है ना। पहले तुम तो खुद से पढ़ लो 2 बार, तब तो क्लेम करो कि गलत भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन गलत करके आते हो, बोलते हो सर सिली मिस्टेक हो गया और प्रीलिम्स नहीं हुआ। ऐसे सिली मिस्टेक मत करो, इसके लिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। मत्स्य सेवा केंद्र न्यूज में है तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। बी सही है, मतलब बी आंसर सही है, सेकंड क्योंकि इनकरेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश तो वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज में है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तरह से इंडिया रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, जहां पे बांग्लादेश में इंडिया भी वहां पे इन्वॉल्व है कि रशिया के थ्रू बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाए। और रूपपुर ईश्वरवदी उपजिला पबना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में पड़ता है, सही है। रशिया का जो बॉडी है रॉस एटम, वो इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्वियस बात है, ये भी सही है। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरमा रिवर के किनारे है, ये गलत। फैक्चुअल चीजें पता है, फ्लो में मत जाओ कि ये भी सही ही होगा, है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर 1 और 2। फिफ्थ का आंसर क्या है, 1 और 2, पद्मा रिवर होगा, ठीक है। तो इसका कितना गीगावाट का कैपेसिटी है, 2.4, ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री सिक्योर टुडे। थैंक यू, जय हिंद।